रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस मुलाकात में हम आपको ऐसे लोगों से मिलाते हैं जो विभिन्न विधाओं में माहिर हैं और अलग तरह की उनकी शैली रही है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करें, लेकिन उनकी जो असली प्रतिभा है वो सामने आ जाती है। ऐसी ही एक प्रतिभा है हमारे बीच जिनसे मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। वो हैं अशोक कुमार पांडे जी। वो अपना परिचय खुद देंगे, लेकिन इतना बता दूं कि पांडे जी ने ऐसे बच्चों की प्रतिभा को निखारा जो घर में कैद थी और उनको बाहर लाकर सार्वजनिक रूप से पब्लिक के सामने उनका प्रदर्शन किया। मैं अपने स्टूडियो में अशोक कुमार पांडे जी का स्वागत करता हूं। पांडे जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस ठीक हैं। पांडे जी ये बताइए कि आप जब रिटायर हुए हैं तो किस कंपनी से रिटायर हुए, और दूसरी बात ये कि आप अपने बचपन की बातें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए कि कैसे आपने इतना ऊंचा मुकाम हासिल किया और उसके बाद भी प्रतिभा के रूप में आपने नोएडा में एक बहुत बड़ी रामलीला मंडली के कलाकारों को स्थापित किया। सर मैं एक्चुअली वैसे रहने वाला यूपी का हूँ जी। बस्ती जिला है मेरा। हाँ जी। लेकिन अब फिलहाल तो हम नोएडा में ही रह रहे हैं। जी जी जी। मेरी परवरिश असम में हुई। हाँ हाँ। मैं असम से ही ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया जी कॉमर्स में। हम्म। और उसके बाद बचपन से ही थोड़ा सा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ मेरा रुझान रहा जी। मेरी पकड़ असमिया भाषा और बंगाली भाषा में, जी नेपाली भाषा में अच्छी थी। तो वहाँ असम का एक माहौल है जो बड़ा कल्चरल माहौल है, सांस्कृतिक माहौल है जी। तो उसमें मैं इन्वॉल्व होता रहा। मुझे सौभाग्य मिला बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ जुड़ने का जी। मैंने बंगाली थिएटर्स किए, बहुत असमिया भावना किए। उसी दौरान वहाँ भी छोटे मोटे किरदार करता था। तो एक बार मेरी नजर मेरे ऊपर मिस्टर समर दास करके थे, बंगाली थिएटर के मशहूर कलाकार हुआ करते थे जी जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और समझाया कि तुम ऐसे छोटे छोटे रंगमंच पे काम करते हो, तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करो। कहा सर मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कर पाऊंगा? बोले नहीं कर पाओगे, मैंने तुमको देखा है जी। तो फिर उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा और उसके बाद मैंने बहुत से बंगाली थिएटर किए। और उसके बाद तो फिर सिलसिला इसी तरह से शुरू हो गया। एक तरफ पढ़ाई चलती थी और सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे परिवार के लोग, मेरे माता पिता कभी मुझे इस बार में रोके नहीं कि मतलब आप इधर मत जाओ या पढ़ाई पे ही। उनका एक ही था कि तुम कुछ भी करो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए जी जी जी। तो मैं जुड़ता गया धीरे धीरे। फिर वहाँ रामलीला मंचन का कार्यक्रम शुरू हुआ जी। तो मैं अपने युवा साथियों के साथ वहाँ एक टीम बनाई जी। और उनको उस टाइम में मेरा स्कूली टाइम था, स्कूल में पढ़ रहा था, तो इतना ज्ञान नहीं था रामायण के बारे में। हाँ। जो हम देखते थे सुनते थे उसी को स्क्रिप्ट मान करके हम कर रहे थे जी। और एक अच्छी टीम बनी जो आपको बता दूं, मैं वहाँ लगातार 21 साल तक रावण का रोल किया। अच्छा हाँ वाह। उसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफर हो गया दिल्ली जी। तो यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद 1-2 साल मैं ऐसे ही यहाँ रहा, क्लब व्लब में की एक्टिविटी अपने कंपनी के, उसमें एक्टिव प्ले करता था। जब मैंने मकान ले लिया सेक्टर 12 नोएडा में जी जी। तो यहाँ मुझे मिले मेरे मित्र अजय सिंह जी। हाँ। तो उनसे मेरी खास दोस्ती हुई और हम यहाँ के मंदिर के लिए काम करने लगे। मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं थी। उसी दौरान मैंने उनसे रामलीला के बारे में चर्चा किया। तो अजय सिंह ने कहा देखिए पांडे जी, मुझे तो रामलीला के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और यदि आप आगे बढ़ते हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। फिर मेरे साथ दुख के साथ करना पड़ा। कोरोना काल में एक मेरे मित्र ही थे हिमांशु समदल जी। उनकी डेथ हो गई है अभी 5-7 दिन पहले। ओह अच्छा। तो वो भी मेरे साथ जुड़े। तो हम लोगों ने 3-4 लोगों ने एक ग्रुप बनाया और वो सारा जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। वो लोग जस्ट एक सपोर्टिंग हेल्प की तरह मेरे साथ खड़े हो गए। फिर मैंने स्क्रिप्ट बनाई, लड़कों को, मोहल्ले के लड़के जो इधर उधर घूमते थे टहलते थे उनको बुलाया और उनमें एक रुचि पैदा की। तो पहले साल तो मैं बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं था, लेकिन एक चीज मुझे लगी कि लड़के इंटरेस्टेड हो गए। लड़कों को यदि थोड़ा सा और अच्छी तरह से गाइड किया जाए
जी जी। तो उसमें कुछ लड़के थे जो अपने रोल को बड़े प्यार से याद करते थे। फिर हम शाम को 6 बजे से लेकर के पार्क में बच्चों को खड़ा करके मैं सिखाता था ऐसे बोलना है। पहले तो मेरा अपना एक उद्देश्य होता था कि मैं किसी को एक्टिंग ना सिखाऊं, मैं उस कैरेक्टर के बारे में समझाऊं कि ये लक्ष्मण है तो लक्ष्मण का चरित्र कैसा है, तुम इसको समझो और फिर तुम अपने आप को लक्ष्मण में डालो। बिल्कुल। तो इस तरह से कराते कराते लोग जुड़ते गए, लड़के आते गए और काफिला बनता चला गया जी। और आज यदि ये कोरोना नहीं होता तो ये इस साल हम 26वां वर्ष मना रहे होते रामलीला। जी 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 जी। हाँ, और इसमें हमें सबसे ज्यादा सहयोग यहाँ के लोकल बिजनेसमैन कह लीजिए, यहाँ के प्रबुद्ध व्यक्तियों का सहारा मिला, मीडिया का बहुत अच्छा सहारा मिला और फर्स्ट टाइम नवभारत टाइम्स और इस तरह के अमर उजाला जैसे पेपरों ने हमें थोड़ी सी जगह दी। फिर धीरे धीरे रिकॉग्निशन मिलता गया, हमारी भी साहस बढ़ती गई और आज तो खैर बहुत अच्छा एक वो है, सामाजिक परिचय भी मिला। जी जी जी। और उसी जब मैं असम में था तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मुझे एक्टिंग और स्क्रिप्ट लिखने का बहुत शौक था। अच्छा। तो मैं नाटक भी लिखता था। तो मेरे नाटक थे और कोई बोझ नहीं, एक मुट्ठी अनाज, सुबह का तारा, इस तरह के नाटक मैंने लिखे, रेटिंग। तो ये नाटक प्ले किए गए और मेरे 3-4 नाटक को बहुत सराहना मिली और स्कूल कॉलेजों में नाटक प्ले किए गए और इसमें हुआ क्या कि इन नाटकों को रिकॉग्निशन भी मिला और इसमें जो एक्टर काम किए वो भी बहुत अच्छा किए। उसी दौरान जब मैं स्कूल लाइफ में था तो डॉक्टर भूपेन हजरिका जी से मेरा परिचय हुआ। अच्छा। और हाँ, उनके साथ भी एक असमिया थिएटर था, उसमें मैंने काम किया था जिसको उन्होंने संगीत दिया था और मैं वहाँ कुछ मैंने, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं जितने लोगों से मिला वो अपने फील्ड के एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति थे और उनसे कुछ ना कुछ मुझे सीखने को ही मिला। मुझे आज भी याद है कि एक शो का रिहर्सल चल रहा था और मुझे मेरी आंख को थोड़ा सा गुस्सा करके टेढ़ी करनी थी। मैं 2 बार किया, 3 बार किया, निर्मल शर्मा जी डायरेक्ट कर रहे थे उसको, प्ले को, और मैं जब नहीं हुआ तो उन्होंने वहीं दूर से ही एक चप्पल पड़ी थी उठा के मेरे ऊपर फेंका। तो सब लोग अचंभित हो गए और मुझे बड़ा सा अपने आप में एक झेप सा लगा। लेकिन उसके बाद इतना चेंज हुआ मेरे एक्ट में कि मुझे उस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला इंटर डिस्ट्रिक्ट। वाह 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 वाह। तो इस तरह से सर चलता गया। अब बच्चे हैं और मेकअप करने का बहुत शौक था मुझे। तो मैं मेकअप, जब मैं खाली रहता था तो जो मेकअप आर्टिस्ट थे उनके साथ बैठता था, कैसे कलर मिलाते हैं, कैसे फेस को चेंज करते हैं, कैसे एक सीधे साधे चेहरे को भयानक बनाते हैं, ये सब उन लोगों से सीखता था। एक्चुअली बेसिकली सर मैंने देखा है इसमें असमीज, बंगाली में जो लोग है ना वो इसमें साधना है। एक्चुअली ये जो चीज है ना ये साधना के द्वारा होती है। यदि आपके अंदर साधना नहीं है और तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको लगन होनी पड़ेगी, साधना हो। ये भी एक तरह से समझिए जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं उसमें प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी है। इसमें भी आपको साधना, आपको इसमें उस कैरेक्टर को समझना पड़ता है, वो करना पड़ता है। आज मेरे जो लड़के यहाँ कर रहे हैं उसमें अब तो मैं रिहर्सल भी कम करवाता हूँ उनसे, उनको रोल देता हूँ और बोलता हूँ तुम इसको सेट करो, फिर 1-2 दिन बैठ के सेटिंग कराता हूँ, क्योंकि वो इतने समझ चुके हैं कैरेक्टर के बारे में कि वो बड़े आराम से कर ले जाते हैं। इसी तरह से ये जो बजरंग रामलीला कमेटी, जो बजरंग संचालिका, इसका नाम बजरंग रामलीला, हाँ, इसका नामकरण कैसे हुआ और किस तरीके से रामलीला का स्टार्टिंग हुई, और ये भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं एक्चुअली क्या हुआ था सर, स्टेडियम में रामलीला, हाँ, तो मैं एक्चुअली वहाँ मैं सेक्टर 19 में किराए पे रहता था और मैं 12 सेक्टर में शिफ्ट किया था।
एक रात को मैं यहाँ अकेले आया था, घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, रात को मैं यहीं सोता था। तो मेरे कानों में रामायण की चौपाई पड़ी, तो मैं निकल के गया स्टेडियम में देखने। तो वहाँ देखा कि रामलीला हो रही है, तो मैं डेली जाकर के वहीं जमीन पे आगे बैठ के देखता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मेरी रुचि भी थी उसमें। जी जी जी। और तो वहाँ मुझे पता चला जी कि जो चेयर्स वगैरह रखे गए हैं वो रिजर्व हैं, माने पैसा पास सिस्टम है। तो मुझे अंदर से एक फील हुई कि यार भगवान के दरबार में रिजर्वेशन किस चीज का है? कोई आए, कोई भी बैठे। हाँ, कुछ वीआईपीज के लिए आप स्पेशल जगह अलॉट कर दीजिए तो वहाँ कोई ना जाए, जैसे मंत्री आते हैं, प्रबुद्ध या जो लोग उसमें डोनेट करते हैं, ऐसी फैमिली है। लेकिन बाकी लोगों को तो फ्री में थोड़ा छोड़िए, तो भगवान का प्रचार है, लोग देखेंगे, बच्चे समझेंगे। तो एक्चुअली मैं असम में था तो वहाँ रामलीला से जुड़ा था। तो जब मैं मंदिर में आया तो मुझे एक बेचैनी सी थी सर, और मेरे दिमाग में था कि मैं रामलीला करूं यहाँ पे। तो 1996 में मैं कुछ बच्चों को लेकर के एन ब्लॉक के पार्क में रामलीला शुरू किया। तब ना मेरे पास ढोलक थी, ना हारमोनिया था, बस एक प्ले चल रहा था। माइक लगवाया, एक स्टेज बनवाया, ऊपर से चांदनी लगवा करके मैंने किया। तो मेरे एन ब्लॉक के बड़े बुजुर्ग जो थे वो बैठ के देखते थे। यहाँ तक कि लोग अपने घरों से कुर्सियां लेके आते थे, जो लोग नहीं लाते थे वो चटाई मंदिर की थी, उस पर बैठ के देखते थे। तो दूसरे साल मुझे कुछ लोगों ने सपोर्ट किया ब्लॉक में कि आप पांडे जी इसमें थोड़ा सा और जोड़िए। फिर मैं धीरे धीरे, जो हिमांशु संदल जी की बात करता हूँ जी जी, तो उनको भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और हम जा करके ढोलक, हारमोनिया, ये सब लोगों से मिले। क्योंकि मैं थोड़ा सा नया था यहाँ, मैं ट्रांसफर होकर 90 में आया था, हिमांशु जी पहले से रह रहे थे, तो उनको आइडिया थी कौन से इलाके में जाए तो हमें क्या चीज मिल सकती है। तो उनके स्कूटर पे बैठ के हम लोग गए। फिर धीरे धीरे 1996 में हमने ये हुआ, पहले साल तो हमने कर दिया, कोई ऐसे नाम नहीं था। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में था कि बजरंग रामलीला संचालिका समिति इसका नाम रखा जाए, और ये नाम रख दिया गया। और वहीं से फिर ये शुरू हुआ सर। इस दौरान आपने देखा होगा 25 साल बहुत लंबा समय होता है, और इस दौरान आपने बहुत सारे कलाकारों को मांझने की कोशिश की। कोई ऐसा सीन आपको याद आता है जब आपने एक इस वृक्ष को लगाया हो और जब आपकी आंखों में आंसू आए हों भावनात्मक रूप से? सर मैं हकीकत बताऊं कि एक आनंद पाठक करके लड़का था जी, वो वी ब्लॉक में रहता था। वो बोल नहीं सकता था। वो माने बचपन से ही कुछ उसको मेंटली वो प्रॉब्लम थी। तो वो डेली आता था, चला जाता था, और वो बैठ के वहाँ देखता था रामलीला। तो लड़के जो छोटे छोटे, तो बहुत छोटा था, तो लड़के उसको बोलते थे कि अंकल ये पागल है, तो हम डांट देते थे नहीं। तो एक दिन देखा कि वो लड़का मेरे पास आया था ग्रीन रूम, और मेरा कुर्ता पकड़ के हिला रहा और कुछ बोलने की कोशिश कर रहा। तो मैं समझ नहीं पाया, तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या चाहिए? तो कपड़े की तरफ दिखाया, इशारा किया। तो मैंने पहनोगे? बोला हाँ। मैंने सर हिला दिया, तो मैंने उसको पहनाया और वो डंडा लेके स्टेज पे चला गया, खड़ा कर दिया। सर प्रभु की कृपा, वो डेली आता और डेली इस तरह से कपड़ा पहनता, और वहां जाके चाहे वो रावण का दरबार हो, चाहे दशरथ का दरबार हो, वो कोई कोने में दरबान बन के खड़ा रहता है। ये प्रभु की कृपा है सर। 3-4 साल में वो बोलने लगा धीरे धीरे, बोलने लगा, और उसके घर वाले भी आने लगे। पता नहीं क्या आस्था हुई उनको, वो लोग भी आके बैठते। धीरे धीरे बड़ा होता गया, और सर बाद में भले थोड़ी सी आवाज उसकी टूटी थी,
लेकिन वो डायलॉग्स याद कर लेता था। अच्छा। फिर उसने ऋषि मुनि का रोल किया और खरदूषण के रोल में उतरा और बड़ी लाजवाब एक्टिंग करता था वो। लेकिन दुर्भाग्य से 4-5 साल पहले उसको पता नहीं क्या हुआ, किडनी प्रॉब्लम हुई और वो चला गया। जिस दिन वो उसकी डेथ हुई मैं बहुत रोया था सर, क्योंकि वो बच्चा मेरे लिए, मुझे जैसे ना अपने पिता जैसा मानता था। मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था और एक दिन दुख हुआ था जब रामलीला समिति को नवभारत टाइम्स की तरफ से पुरस्कृत किया गया था। उस दिन मेरे आंख से आंसू निकल गए कि मैंने जो मेहनत की थी आज उसको समाज ने स्थापित किया है। तो मैं यहाँ की मीडिया, मैं फिर से कहता हूँ सर, मैं यहाँ की मीडिया लोगों को जो भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं और जुड़े रहते हैं, मैं सबको सैल्यूट करता हूँ सर। कुछ लोग कहते हैं मैं तो ये बात मानता हूँ सर, कोई भी काम कीजिए निष्ठा से कीजिए, बिना स्वार्थ के कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। आप जो नई प्रतिभाएं हैं उनको कैसे परखते हैं, उसके कैसे पता लगाते हैं आप? सर मैं जैसे चलता हूँ, देख रहा हूँ कोई लड़का चंचलता ही करता है ना, तो उसकी चंचलता में भी कुछ होता है। अब वो मैं अब सकता हूँ जो कुंभकर्ण का रोल करने, लेकिन मैं ऐसे ही गया था उनका ऑफिस में कलेक्शन करने, रामलीला कर। मैं देखा वो सो रहे हैं बेंच पे। हाँ। और जो उनका सोने का स्टाइल था ना, मुझे बड़ा पसंद आया। फिर मैं उनको बुलाया, मैं बोला भाई साहब आप शाम को मेरे पास आई, मुझे क्या बात है? मैं बोला बहुत जरूरी आए। तो मैंने उनको सजेस्ट किया आपको कुंभकर्ण का रोल करो। बोले अरे भैया मैं जिंदगी में कभी मंच पे नहीं चढ़ा, मैं कभी ये सब कुछ जानता हूँ। मैं कहा मैं सिखाऊंगा। फिर उनको धीरे धीरे सिखाया। जब मैं उनको कुछ बताने लगा तो उनमें भी रुचि हुई, वो भी पढ़ने लगे, क्योंकि वो इलाहाबाद के थे। तो इसी तरह से होता है। आपको देखिए हर व्यक्ति में, हर बच्चे में कुछ न कुछ छिपा है। आप उसको जस्ट इनकरेज, उसको बुलाइए, प्यार से समझाइए। बिल्कुल। तो क्या होगा, मेरा उद्देश्य कोई पॉपुलैरिटी गेन करने की नहीं है सर। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे समाज के बच्चे वो कम से कम अपने संस्कृति को समझे, पहचाने। हनुमान कौन है, बाली कौन है, राम कौन है, राम के पिता कौन है, जी जी जी, रावण की माता का क्या नाम था, हमारी संस्कृति क्या है, ये क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। तो इस तरह से उनके भीतर एक सोच होगी तो आने वाली पीढ़ी में भी ये सोच डेवलप होगी। एक बात और बताइए, आप एक ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे और उधर रामलीला में, तो आप कैसे एक दूसरे में एडजस्ट करते थे समय के हिसाब से, क्योंकि उस दौरान नौकरी भी देखनी है और इस कला को भी आगे बढ़ाना है। सर ये प्रभु की कृपा है जी। मैं रात को 12 बजे तक 2 बजे तक जहाँ स्टेज पे रहता था, तब रामलीला खत्म हो जाती थी, उसके बाद सारी सेटिंग बनाना और वहाँ का सब कुछ कर करा के 2 बजे आता था। फिर और उस टाइम में नवरात्र होते, व्रत रहता, फिर सुबह ऑफिस जाता। पता नहीं ये शक्ति भक्त बजरंग बली को लेना आते थे। बस उनकी प्रेरणा से, बिना उनकी प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता, मैं तो ये मानता हूँ। और एक और भी बात जो आपकी रामलीला में ये खास बात थी कि जो प्रभु राम की जो सेना थी, जिसमें भालू, बंदर, इस तरह के वो थे सैनिक के रूप में, तो आपकी रामलीला में भी ऐसे पात्र हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं कि वो काम कुछ करते हैं लेकिन इस दौरान पूरा समर्पित भाव से काम करते हैं। हाँ सर, हमारे यहाँ जितने भी लड़के हैं, हाँ, और जितने भी बच्चे हैं, या तो वो स्टूडेंट हैं या सर्विस में हैं, और उनके दिमाग में है कि 6 बजे अपना काम खत्म करके कराऊंगा, पहुँचना है, और वो समर्पण भावना से काम करते हैं। वो इसको प्रोफेशनल कभी नहीं। उनका ये है कि, और सर अब तो ऐसा हो गया, कुछ लोगों में एक अंधविश्वास है कि मैं नहीं करूंगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और मैंने एक चीज और देखी, बहुत से ऐसे बच्चे जो इधर उधर भटक रहे थे लाइफ में, जब से वो जुड़े ना, उनकी लाइफ में कुछ न कुछ चेंज आया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया। पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कला का, हुनर का, अपने कलाकारों का प्रोग्रेस की है, उनका मान बढ़ाया है और
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे बजरंग संचालिका रामलीला कमेटी के संस्थापक सदस्यों में से अशोक कुमार पांडे जी को, जो एक कलाकार भी हैं और ऑयल इंडिया में ऑफिसर भी रहे हैं, और वो किस तरीके से बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं और नोएडा से भी उनका लंबा नाता है। ऐसे कलाकार से हमने आपकी मुलाकात कराई और भी ऐसे लोगों से आपको जोड़ते रहेंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।